मुझे लगता है कि यह देश, इस देश में 70 साल के बाद एक ऐसी भूख पैदा हुई है जो सच सुनना चाहिए। मुल्क मात्र 70 सालों में उसी मोड़ पे क्यों पहुंचा जिसकी चिंता 1947 से पहले जब हो रही थी, और जब मजहब के नाम पे एक बहुत बड़ा हिस्सा मांगा गया और हमारे उस वक्त के विजनरी लोगों ने उस हिस्से को देने की वादा भी किया और उसको बनवाने के लिए जान भी दे दी। आखिर कुछ तो कमियां रही होंगी हमारे अंदर, कुछ तो बौने लोग होंगे कि हम 70 साल के सफर में दोबारा से 1947 की स्थिति में खड़े हैं। यह स्थिति बनी क्यों? इस स्थिति को किसने पैदा किया? और क्या एक समाज ने, एक राष्ट्र ने, एक राष्ट्र की तरीके से कभी इसका उत्तर दिया या नहीं दिया? मनु भाई ने काफी सारी बातें बताई हैं। जिन खतरों की तरफ वो बात कह रहे हैं, ये खतरा 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था। इन खतरों से लड़ा जा सकता है, इन खतरों में सरकार की भूमिका हो सकती है, सरकार के कुछ निर्णय हो सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म, मेरी तालीम और तरबियत एक ऐसी जगह हुई है जहां पाकिस्तान का ख्वाब पैदा हुआ, फिर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर की बात आई तो भी उसी विश्वविद्यालय का आदमी पहला प्राइम मिनिस्टर बना। आखिर इतिहास में, जिस इतिहास को पढ़ के हम तमाम सारे लोग बड़े हुए हैं, जिस संविधान की दुहाई सुबह से लेकर शाम तक दी जाती है, उसी संविधान के साथ में जो जघन्य अपराध हुए उनके बारे में कभी चर्चा इस देश में नहीं हुई। यानी जिससे देश को चलना था, जो किताब थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसकी बुनियाद के ऊपर देश को आगे बढ़ना था, उस किताब के साथ जो जघन्य अपराध हुए उसी को देश से छुपाया गया। और एक नहीं कई हुए। हमारी बदकिस्मती यह है कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र, चाहे उन्होंने आजादी ली हो, लड़के ली हो, या वो अपने आप आजाद हुए, उनका जो शुरू का पीरियड था वो राष्ट्र निर्माण में लगा। देश को किस रास्ते पे जाना है उसके लिए शुरू के 10 साल रहे। और उस वक्त ना किसी किस्म का इज्म था, न कोई विचारधारा थी, न किसी से वोट लेने थे, न किसी से वादा करना था। उन राष्ट्रों की आज स्थिति यह है कि वो जहां पर भी हैं हमसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर है। ये बात अलग है कि किसी ने कोई रास्ता चुना, किसी ने कोई दूसरा रास्ता चुना, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि यह देश आजाद भी नहीं हुआ था। जिनसे आजादी मांग रहे थे उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया था। तो जो राष्ट्र निर्माण का समय आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो पहले दिन से सत्ता पे बैठने, अपनी सत्ता को बचाने, सत्ता के हिसाब से तय करने की हमारे यहां प्रवृत्ति शुरू हुई। और उसके चलते, उस बीमारी के चलते हमने कोई भी चीज 100 साल 200 साल को ध्यान में रख के नहीं तय की, बल्कि हमारा राज्य कैसे मजबूत बना रहे, सत्ता में हम कैसे बने रहें, इस हिसाब से हमने चीजें तय की। अभी हाल के दिनों में बड़ी चर्चा है और देश बड़ा खुश भी है और खुश होना भी चाहिए कि आप सोचिए कि कैसी छोटी छोटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी और तमाम दूसरे दीगर इंस्टीट्यूशंस थे, सबके अंदर ऐसे लोगों को बिठाया कि उन्होंने सच कम बताया और डराया ज्यादा। ये कर देंगे तो ये हो जाएगा,
इसको छुएंगे तो आग लग जाएगी, उसको छुएंगे तो देश में हाहाकार मच जाएगा। और लगातार वो सिचुएशन बनी रहे ताकि उनके सत्ता पे बैठे रहने का मार्ग आसानी से प्रशस्त होता रहे। और जब बीच बीच में ऐसे हालात बने कि इस देश के मूल निवासियों को अपने पुराने सनातन का जब जब उन्हें होश आया, तब तब कोशिश की गई कि उसको कैसे धराशाही करके एक नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाए, एक ऐसा स्लोगन दिया जाए जो वास्तविकता में जमीन पे है ही नहीं। यह बात अलग है कि उस दौर में अखबार छपते थे, टेलीविजन भी बहुत देर में आया, तो टेलीविजन पे भी उन्हीं लोगों का कब्जा था और अखबारों पे भी उन्हीं का कब्जा था। अलग अलग शहरों में छोटे छोटे अखबार निकलते थे, उनको अगर छोड़ दें तो अगर आज तुलनात्मक अध्ययन आप करें तो क्या यह मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई अमिताभ बच्चन नहीं आया हुआ है, और राष्ट्रवाद जैसा ड्राई सब्जेक्ट मेरठ के अंदर अगर इतने लोग सुनने आए हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। आप सब जानते हैं कि यहां आपको कुछ न किसी को एमएलए की टिकट मिलने वाली है, न किसी को एमपी की टिकट मिलने वाली है, और ऐसा भी नहीं यहां से निकलने के बाद कोई गिफ्ट मिलने वाला हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि एक लंबे समय तक जो इंफॉर्मेशन का फ्लो था वो वन वे था। कुछ विद्वान इस देश में पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को ही विद्वान कहा, किसी ने माना या नहीं माना कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुद ही किताबें लिखी, खुद ही बिकवाई और कहा 15 किताबें लिखी हैं, 15 किताबें लिखने वाला विद्वान है। आपने 2014 में साबित किया कि बगैर किताब लिखे वाला भी विद्वान हो सकता है। तो किताब के पढ़ने वाले जितने लोगों की आप अगर फहरिस्त बनाएं, बहुत ज्ञानी थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी में पहला भाषण देते थे, विदेशों से बड़े संबंध अच्छे थे, लेकिन 70 साल में हम ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए हैं कि हमको यह समझ नहीं आ रहा कि हमने 2014 पैदा करने में इतनी देर क्यों की। देखिए, मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं, मैं अपनी बात को कहने के लिए रेफरेंसेस में चीजें इस्तेमाल करता हूं। न मेरी कोई विचारधारा है, न मेरी कोई पार्टी है, न मेरा कोई संगठन है। लिहाजा इन चीजों में बंधने के बाद आदमी सच नहीं बोलता। मुझे लगता है कि यह देश, इस देश में 70 साल के बाद एक ऐसी भूख पैदा हुई है जो सच सुनना चाहता है। हम सुबह से लेकर शाम तक इन सब बातों की बहुत बात करते हैं। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जो जितनी जोर से कहता है उतनी बड़ा झूठ बोलता है। मैं ये बात अपने इस एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। हजारों लोग इस देश में पत्रकार होंगे, यहां भी हमारे पत्रकार मित्र हैं, मैं उतना ही छोटा सा एक पत्रकार था। लेकिन मुझे यह लगा कि जिस पर्पस से मैं अलीगढ़ से चला था, ठीक है, सबको रोजी रोटी का इंतजाम करना है, लेकिन अगर मैं टमाटर बेचता, सब्जी बेचता तो समाज का नुकसान नहीं करता। लेकिन उस पत्रकारिता के माध्यम से लगातार झूठ लिखता तो समाज का नुकसान कर देता। मेरी नौकरी बनी रहती, तनख्वाहें मिलती रहती, मैं एक से दूसरी जगह चला जाता, तीसरी जगह चला जाता, लेकिन पर्पस हल नहीं होता जिस पर्पस के लिए आया था। लेकिन उस दुनिया को बहुत नजदीक से देखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज में काम करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, यह मुमकिन कैसे हो सकता है
कि एक मां अपने बच्चे को यह कहे कि सच बोलना बेटा, और वही मां बाप स्टेशन पे पहुंच जाएं और रिजर्वेशन ना हो और कुली उसको टीटी को 100 रुपए देके टिकट ले लें। ये दो नहीं हो सकते हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच को उसका अनुसरण भी करिए। यह पाखंड नहीं हो सकता। भारत मां की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने से भारत मजबूत नहीं होने वाला। कम से कम आप आज के दौर में अगर कुछ लिख सकते हैं, लिखने की बहुत जगह है, लिखिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो बोलिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो जोर से चिल्लाइए, और अगर चिल्ला नहीं सकते हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।